नमस्कार। जय हिंद। आप सभी को हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई डॉक्टर नवनीत कुमार परसोत्तम दास जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, तोलानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, आदिपुर, कच्छ, फॉर्मर कन्वीनर, रेफरी बोर्ड ऑफ गुजरात स्टेट खो खो एसोसिएशन एंड टेक्निकल ऑफिशियल खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान की अपनी गेम खो खो के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज शाम को अल्टीमेट खो खो लीग शुरू हो रही है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने थोड़ी सी जानकारी के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आउटलाइन: इंट्रोडक्शन ऑफ गेम, कॉर्ड, 3 important words, 4 rules of the game, 5 fouls, 6 rules about matches, 7 substitution, 8 power play, 9 wazir, 10 scoring points, 11 review system, 12 technical officials, 13 signals in Kho-Kho. The game. फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक्स दिख रहा है वो चक्रव्यूह का पिक्स है। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का रचना की थी, जिसमें अभिमन्यु जी ने उस चक्रव्यूह में एंट्री ली थी युद्ध के दौरान, लेकिन वो वापस नहीं आए थे। जो वो हम सिंपल भाषा में कहे तो वो 7 कोठे का युद्ध था, जो सेम अभी हमारे खो खो रमत में वो दिखता है। खो खो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है, वो निम्नलिखित नहीं है, परंतु खो खो शब्द संस्कृत भाषा में से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है उभा थाओ, अने जाओ, खड़े हो और आगे बढ़ो। पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करते थे, दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करते थे। वह गेम को भी रथेरा कहा जाता था। उस रथेरा और ये चक्रव्यूह की जो रचनाएं की थी, उसमें से हमारी गेम खो खो निकलकर आई है। रनिंग विद स्पीड बट इन चेज, खो खो गेम के अंदर रनिंग का जो स्किल है, स्पीड का जो स्किल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और स्पीड और रनिंग के साथ पकड़ना होता है, चेजिंग करना होता है। इन द गेम स्प्रिंटिंग, डॉजिंग, टैपिंग, पोल डाइव, कवरिंग, पोस्ट टर्निंग, ये जो अलग अलग स्किल्स है, वो स्किल्स टीम के कोई खिलाड़ी अच्छे से उसको फॉलो करता है, अच्छे से उस स्किल को दर्शाता है, तो वो टीम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अंक करके विजेता बनती है। नाउ इन मॉडर्न एरा खो खो का विकास हुआ है। मिट्टी से लेकर मैट तक का खो खो की सफर बहुत सारी हुई है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले मिट्टी में ये गेम खेला जाता था। आज भी कई गांवों में, शहरों में मिट्टी में ही खेला जाता है, लेकिन जैसे जैसे संशोधन हुआ, रिसर्च हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और विश्व फलक पर जब हमारे हिंदुस्तान इंडिजियस गेम जब विश्व फलक पर रखने जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल मापदंड के आधार पर यह मैट के साथ अब ये गेम खेली जाती है।
मैं यहाँ पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के माननीय प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर, गुजरात खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री त्यागी साहब और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल रेफरी कमेटी मेंबर्स और ऑफिस बेरर्स का बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पिछले 2 साल से खो खो गेम को विश्व फलक पर इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। साथ साथ में मुझे याद है कि बांसबेरिया और औरंगाबाद टूर्नामेंट में राजीव मेहता सर अब आए थे, तब उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में हम खो खो को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। वो जो उन्होंने कहा था आज वो सफल होते हुए दिख रहा है। अल्टीमेट खो खो के बारे में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े बदलाव के साथ प्रस्तुत किए हैं ताकि ऑडियंस में, खेलने वालों के लिए भी और देखने वालों को भी यह गेम आकर्षक बनी रहे, उसका प्रचार प्रसार बढ़े। इसलिए आज शाम से बालेवाड़ी पुणे में, महाराष्ट्र में खो खो लीग की आज शुरुआत होने जा रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले खो खो गेम का लेआउट क्या होता है, उसका ग्राउंड क्या होता है, वो मेजरमेंट क्या है। आप सबको पता है खो खो गेम रेक्टेंगुलर शेप में उसका फील्ड होता है। पोल टू पोल, पोल टू पोल जो डिमेंशन है, जो मेजरमेंट है, वो 22 बाई 16 मीटर का है। ग्राउंड, टोटल जो ग्राउंड है विथ लॉबी, ग्राउंड के साथ लॉबी का जो एरिया है वो 26 मीटर लेंथ है और 20 मीटर चौड़ाई है। जबकि फ्री जोन से लेकर दूसरे फ्री जोन तक 22 मीटर उसकी लंबाई रहेगी और 16 मीटर उसकी चौड़ाई रहेगी। यहां आप पिक्स में देख रहे हैं कि फ्री जोन 1.5 मीटर की चौड़ाई और 16 मीटर लेंथ है। 7 अलग अलग, यहां पर ये 6 अटैकर्स ब्लॉक है। पोल लाइन से लेकर पहले स्क्वायर तक का जो डिस्टेंस है वो 2.55 मीटर का है। फिर 40 सेंटीमीटर का क्रॉस लाइन का मेजरमेंट है। इसके बाद बाकी सारी जो क्रॉस लाइन है वो 2.30 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखी गई है। अटैकर्स ब्लॉक जो है वो 40 बाय 40 सेंटीमीटर्स का बना हुआ है। ये जो आपको ग्राउंड में पोल के पीछे फ्री जोन के बाद में जो है वो 1 बाय 1 मीटर का पोस्ट अंपायर का एरिया है। और जब पोस्ट अंपायर नहीं है और 30 सेकंड का जो ब्रेक आएगा, वहां पर कोचिस अटैकर्स को कोचिंग कर सकता है। बाजू के पिक्स में आप देख रहे हो पूरे मैट के साथ दोनों टीमें विथ ऑफिशियल्स के साथ खड़ी है। पूरा मेजरमेंट यहां पर दिया हुआ है। यस, खो खो गेम के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम जो समझ ले, उसकी टर्मिनोलॉजी हम समझ ले, तो खो खो गेम सीखने में, देखने में, खिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राउंड, ग्राउंड 26 मीटर लेंथ और 20 मीटर की चौड़ाई पर है। बाउंड्री जो यहां पर आपको ग्राउंड दिख रही है, इसमें ए बी सी डी, ए बी सी ए डी, वो जो चारों दिशाएं हैं उसको बाउंड्री कहते हैं, यानी कि प्ले फील्ड एरिया है। पोस्ट, खो खो के अंदर 2 स्तंभ होते हैं। खो खो पोल जिसकी जमीन से ऊंचाई 120 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए और इसका डायमीटर 9 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सेंट्रल लाइन, पोल टू पोल लाइन, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 19 मीटर की लंबाई है और 40 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। जनरल खो खो में, अल्टीमेट खो खो के पहले यह चौड़ाई 30 सेंटीमीटर की थी। क्रॉस लाइन 16 मीटर्स बाय 40 सेंटीमीटर। खो खो फील्ड के अंदर अल्टीमेट खो खो में न्यू इंट्रोडक्शन रूल्स लाए हैं। एक्साइटमेंट के साथ गेम बढ़े, स्पीड के साथ खिलाड़ी खेले और
पूरा का पूरा 7 मिनट्स का जो गेम है वो एक्साइटमेंट के साथ बना रहे, इसलिए ग्राउंड की जो स्क्वायर्स थे, जो क्रॉस लाइन्स थी, वो 8 में से घटाकर 6 कर दी गई है। क्रॉस लाइन 16 मीटर की लंबाई और 40 मीटर की चौड़ाई रहेगी, ऐसी 6 लाइन्स बनी हुई है। अटैकर ब्लॉक, जहां पर चेजर्स अटैकर्स बैठेंगे, उसका मेजरमेंट है 40 बाई 40 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर बॉक्स रहेगा, उसमें ही डिफेंड अटैकर्स को बैठना है। फ्री जोन 1.5 मीटर बाई 16 मीटर्स, जिसके अंदर डिफेंडर जाएगा और अटैकर उसके बाद अटैकर आउट करने जाते हैं, तो वहां पर कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि फ्री जोन में आप कैसे भी आपके बिना रूल को वायलेट किए हुए आप डिफेंडर को स्पर्श करके आउट कर सकते हैं। लॉबी सराउंडिंग बाउंड्री, जो कोर्ट है, प्ले फील्ड एरिया है, उसकी बाउंड्री लाइन से 2 मीटर की दूरी पर एक रेखाएं जो चारों तरफ खींची जाती है, उसको लॉबी कहा जाता है। विड्थ ऑफ द लैंड, खो खो कोर्ट बनाने में जो लाइंस है वो 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें कि हम जब मिट्टी पे खेलते हैं तो वो मार्किंग कैसे करें, अगर हम हाथों से वो चुना डालते हैं तो वो लाइंस की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो हो सके तो हम हमारे सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट्स भी हमने आविष्कार करके छोटी सी बोतल को काट कर वो बोतल से हम चूना लगाते हैं, ताकि वो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक बना रहे। 11 एंट्री जोन, 2 बाई 1 मीटर्स का एंट्री जोन है। यहां आप कोर्ट में देख सकते हैं कि फर्स्ट क्रॉस लाइन और सेकंड क्रॉस लाइन के बीच में, बाउंड्री लाइन के और लॉबी लाइन के बीच में है 2 बाई 1 मीटर, 2 मीटर की लंबाई और 1 मीटर की चौड़ाई का एंट्री जोन बनाया हुआ है। यह अटैकर ब्लॉक 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बाउंड्री साइड लाइन से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बाई 1 मीटर का ये एंट्री जोन बनाया हुआ है। एंट्री जोन से ही डिफेंडर्स एंट्री लेंगे और कोर्ट में खेलने के लिए जाएंगे। टीम ब्लॉक, टीम को कहां बैठना है? इन द लॉबी, बोथ साइड कॉर्नर बिहाइंड द फ्री जोन। जो पोल के पीछे जो हमारा फ्री जोन है और फ्री जोन की लाइंस, बाउंड्री लाइन समाप्त होती है, और लॉबी, लॉबी के साथ में ही 1 से 15 खिलाड़ियों की चेयर्स लगाई जाती है। बीच में कोच, मैनेजर की चेयर एवं बेंचेस लगाई गई होती है। यहीं से ही खिलाड़ी को एंट्री जोन में आना होता है। वो दोनों तरफ अटैकर टीम ब्लॉक बनाया गया होता है। अटैकर जो क्रॉस लाइन के अंदर बैठते हैं, 6 खिलाड़ी बैठेंगे और एक खिलाड़ी फ्री जोन में पोस्ट के पास से गेम शुरू करता है। यानी कि जो 7 खिलाड़ी ग्राउंड में डिफेंडर्स को पकड़ने के लिए जाएंगे उसको अटैकर कहा जाएगा। डिफेंडर, डिफेंडर कौन है? डिफेंडर्स जो खेलने के लिए एंट्री जोन में से तीन तीन की बैच में, जो खिलाड़ी खेलने आते हैं और चेजर्स जिसको पकड़ते हैं उसको डिफेंडर कहते हैं। नाउ परफेक्ट खो, परफेक्ट खो क्या है? परफेक्ट खो मीन्स कि जब अटैकर उनके सिटिंग अटैकर्स को कोई रूल को तोड़े बिना, एनी रूल्स को तोड़े बिना, सिंपली बैठे हुए सिटिंग अटैकर को इमेजिनरी शोल्डर लाइन से लेकर वेस्ट लाइन तक हाथ से स्पर्श करना होता है। उसी समय खो शब्द का उच्चारण करना होता है, तो वो एक परफेक्ट खो कहा जाएगा। डायरेक्शन, खो खो के अंदर यह टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है।
डायरेक्शन यानी कि खिलाड़ी को जब खो मिलता है तो वो सही एक ही दिशा में जाना चाहिए, यानी कि पोल टू पोल अगर जाना है, अगर खो मिली तो वो लेफ्ट साइड के पोल की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की होनी चाहिए, राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड की डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन, पोस्ट लाइन टू अनदर पोस्ट लाइन और आफ्टर गेटिंग अ खो मिलने के बाद लेफ्ट और राइट साइड जाना, वो डायरेक्शन लेना कहा जाएगा। बाउंड्री, आउट ऑफ फील्ड, ये जो हम खो खो का कॉर्ट देखते हैं वो लाइंस के बाहर कोई अगर डिफेंडर चला जाता है तो वो आउट ऑफ फील्ड के रूप में आउट दिया जाएगा। नाउ वजीर, अल्टीमेट खो खो में जो संशोधन करने के बाद गेम को एक्साइटमेंट बनाने के लिए चेजर्स, अटैकर्स जो 6 है और 7 अटैकर्स है, उस 7 अटैकर्स में से ड्यूरिंग द गेम एक वजीर खेल सकता है। वजीर is an attacker who is not abide by any other rules except क्रॉसिंग द सेंट्रल लाइन, यानी कि वजीर जो है उसको डायरेक्शन का कोई भी रूल्स लागू नहीं होगा, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन कंधे मोड़ कर भी डिफेंडर को आउट करने के लिए दौड़ के आउट कर सकता है। लेकिन वो सेंट्रल लाइन जो बनी हुई है, पोल टू पोल की जो सेंट्रल लाइन है, वो क्रॉस नहीं कर सकता। साथ में ऑल रूल्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग परफेक्ट खो, यानी कि जो वजीर है, अगर वजीर ने परफेक्ट खो नहीं दिया या तो उसको परफेक्ट खो नहीं मिलता है तो वहां पर फाउल माना जाएगा। अन्यथा अगर वो सेंट्रल लाइन क्रॉस करता है तो ही फाउल है, शोल्डर लाइन का फाउल नहीं है, वो कैसे भी करके उसको आउट कर सकता है। पावर प्ले, जैसे कि हम जानते हैं क्रिकेट के खेलों में पहले 6 ओवर्स में T20 में पावर प्ले की गेम होती है, ठीक वैसे ही खो खो गेम में, अल्टीमेट खो खो में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए जो कमेटी है उन्होंने पावर प्ले का एक इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 2 वजीर वो पावर प्ले में खेल सकते हैं। ड्यूरिंग द पावर प्ले 2 वजीर खेल सकता है और पावर प्ले के अलावा एक ही वजीर पूरी 7 मिनट के अंदर ऑन द कॉर्ट खेल सकता है। मींस कि जब पावर प्ले होगी तब 2 वजीर पावर प्ले में खेल सकता है। पोस्ट अंपायर और कोचिंग एरिया, यहां पिक्स में आपको दिखेगा कि फ्री जोन के पीछे, दोनों तरफ के फ्री जोन के पीछे 1 बाय 1 मीटर का स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है। वहां पर ड्यूरिंग द गेम पोस्ट अंपायर खड़े रहते हैं, जहां से वो सेंट्रल लाइन और पोस्ट का निरीक्षण करता है और वहां पर कोई भी रूल वायलेट होता है तो वो अपना डिसीजन देता है। साथ में जब ब्रेक होता है, 30 सेकंड्स का जब ब्रेक आएगा, वो रूल्स मैं आपको बाद में बताता हूं, जब 30 सेकंड्स का रूल आएगा तब अब कोच अपने खिलाड़ी को यहाँ जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है कोचिंग एरिया, वहां से ही वो कोचिंग कर सकते हैं। जैसे कि कबड्डी में जो कोचिंग का पर्टिकुलर कोचिंग बॉक्स जहां पे रखा होता है टाइम आउट के दौरान जब कोचिंग करते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पर ब्रेक टाइम में कोच यहाँ से कोचिंग करेंगे। फाउल्स, इफ एन अटैकर वायोलेट्स एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। फाउल क्या है? खो खो गेम के अंदर अगर आप लोग फाउल को थोड़ा समझ लेंगे तो ये गेम बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रहेगा, देखने में भी मजा आएगा और खेलने में भी मजा आएगा। पावर प्ले, 2 वजीर्स कैन अटैक ड्यूरिंग द अटैकिंग टर्न इन पावर प्ले। पोस्ट अंपायर, कोच एरिया बिहाइंड फ्री जोन ऑन आइदर साइड 1 मीटर बाय 1 मीटर। 4 रूल्स ऑफ द गेम, कोई भी गेम का अगर हम रूल्स थोड़े से समझ ले, जान ले, तो हम हमारे स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को अच्छे से हम गेम का विकास करवा सकते हैं, अच्छी सी टीम तैयार कर सकते हैं और हम दूसरों को समझा भी सकते हैं और गेम को देखने में और समझने में और विजेता होने में भी बहुत ही
उपयोगी रहता है। रूल्स ऑफ द गेम, खो खो गेम के रूल्स क्या है? 1, कैप्टन फॉर द टॉस एंड चॉइस साइड फॉर द कॉइन। रेफरी डिक्लेयर द विनर ऑफ द टॉस, यानी कि गेम की शुरुआत में रेफरी दोनों कैप्टन्स को बुलाता है और टॉस करवाता है, और साथ में टॉस करवाने से पहले दोनों खिलाड़ी से पूछता है कि आप कौन सी चॉइस लोगे। इसके पश्चात टॉस होता है। टॉस में जो खिलाड़ी टॉस विन होता है वो खिलाड़ी या तो अटैक लेता है या तो वो डिफेंस लेता है। तो वो कैसे दर्शाता है? इस सबसे पहले तो जो रेफरी है वो रेफरी स्कोरर टेबल के सामने अपना फेस रखेगा और दोनों बाईं और दाईं साइड दोनों कैप्टन्स रहेंगे। टॉस होगा, टॉस होने के बाद खिलाड़ी जो दो कैप्टन है वो अपनी चॉइस बताएगा कि मुझे अटैक लेना है या डिफेंस लेना है। अगर उसको अटैक लेना है तो वो कैप्टन क्या करेगा, एक हाथ ऊपर करके दूसरा हाथ सेंट्रल लाइन की तरफ दिखाएगा, तो वो हो जाएगा कि वो कैप्टन ने अटैक लिया हुआ है। अगर टॉस जीतने वाले कैप्टन ने डिफेंस लिया है तो एक हाथ ऊपर अपना करेगा और दूसरे हाथ से वो अपनी पहली उंगली से ऐसे अपनी पहली उंगली से एंट्री जोन की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ हाथ को रखेगा, ताकि सब ऑडियंस को पता चल जाए कि ये कैप्टन ने टॉस जीतकर डिफेंस लेने का निर्णय लिया है। इस गेम में 6 अटैकर्स बैठेंगे। जो अपना फेस है वो सेम नहीं होना चाहिए। 6 अटैकर्स शैल ऑक्यूपाई द अटैकर ब्लॉक्स फेसिंग द बाउंड्री लाइन, यानी कि बाउंड्री लाइन की तरफ अपना फेस हो, ऐसे बैठना है। यानी कि पोस्ट पर जो अटैकर बैठेगा उसका फेस और सेकंड स्क्वायर पर बैठेगा उसका फेस सेम नहीं होना चाहिए। कि किसी का भी जो 6 अटैकर बैठे हैं उसका फेस सेम नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग उसके फेस बाउंड्री तरफ का होना चाहिए। और 7th अटैकर्स है वो 7th अटैकर्स फ्री जोन में खड़ा रहेगा नियर द पोस्ट, और वहां से वो गेम स्टार्ट करेगा। Attacker shall leave the attacker's block without getting खो और change his direction, it is foul। अटैकर्स जो है उसको बिना खो मिले अपनी वो डायरेक्शन चेंज करता है, खड़ा हो जाता है अपने ब्लॉक से, या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वो फाउल माना जाएगा। टर्न शुरू होने से पहले, यानी कि खो खो गेम की शुरू होने से पहले 3 डिफेंडर्स की बैच इनसाइड द फील्ड में एंट्री करेगी। बाकी के जो प्लेयर्स है, बाकी के जो 12 प्लेयर्स है, 3 प्लेयर्स शुरुआत में एंट्री लेंगे प्ले फील्ड में। बाकी के जो 9 खिलाड़ी है विथ एक्स्ट्रा प्लेयर्स वो टीम ब्लॉक में कोच, मैनेजर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ बैठेंगे। 6, if an attacker while attacking touches crosses line of the central lane, however attacker while touching or at the time of touching or as a result of action putting out the or defense does so, foul shall be given and defender is not out। यानी कि जो अटैकर है वो अटैकर जब डिफेंडर को आउट करने के लिए दौड़ेगा उस समय सेंट्रल लाइन को या क्रॉस लाइन को टच हो जाता है, और उसी समय जब आउट डिफेंडर को आउट करने के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पर फाउल दिया जाएगा एंड डिफेंडर इज नॉट आउट, डिफेंडर नॉट आउट होगा। अगर डिफेंडर सेफ है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के रूल के बारे में बात करें तो डिफेंडर्स अगर दूर है और अटैकर खड़ा होकर मूव हो रहा है और उसका पैर सेंट्रल लाइन को स्पर्श होता है तो वहां फाउल नहीं है। लेकिन जब एक्शन होती है डिफेंडर्स को आउट करने की, जैसे कि ये एक्शन के साथ सिंपल टच करते हैं, तब वो आउट, जब उसका पैर जो है उसका स्पर्श जो सेंट्रल लाइन को हो जाता है तो वहां पर सेंट्रल लाइन क्रॉस हो जाती है, तो वहां पर फाउल दिया जाएगा। 7, touching the sitting attacker with hand on back and uttering word call loudly। Sitting attacker cannot get up, move without getting खो। खो खो के अंदर जो 6 अटैकर बैठे हैं जब तक उसको खो नहीं मिलता है तब तक वो मूव नहीं कर सकता है, वो खड़ा होकर दूसरे खिलाड़ी को खो नहीं दे सकता है। लेकिन जो बैठे हुए खिलाड़ी है उसको
अपना एक्टिव अटैकर है वो अपने हाथों से अप सिटिंग अटैकर को बैक में टच करता है और खो जोर से बोलता है। जोर से बोलना मीन्स लाउडली बोलना, यानी कि रेफरी सुन सके, डिफेंडर सुन सके, ऑडियंस को भी सुनाई दे, बाकी के उनके अटैकर्स को भी सुनाई दे। इतनी आवाज में खो शब्द का उच्चारण करना है और हाथ से बैक एरिया में स्पर्श करना है और खो बोलना है। वो सही खो, परफेक्ट खो माना जाएगा। 8. Direction and receding shall not be applicable in the free zone. मैंने पहले ही बताया था कि फ्री जोन पोस्ट के पीछे वाला जो एरिया है 1.5 मीटर का, वहां पर डायरेक्शन और रिसीडिंग का फाउल माना नहीं जाएगा, यानी कि वहां पर अगर डायरेक्शन चेंज होकर भी अटैकर डिफेंडर को आउट करता है तो ही सीज आउट। 9. Attacker may go out of boundary lines, but he shall follow all the rules about taking direction and receding. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब अटैकर डिफेंडर के ऊपर अटैक करता है और अपना कंट्रोल नहीं रहता है और वो आउट ऑफ फील्ड चला जाता है, तो उसको वापस जब फील्ड में आना होता है तो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से ही आना पड़ता है रिटर्न। अगर समझो कि डिफेंडर ने अटैकर को खो मिली, अटैकर ने अटैक करना चालू किया, वो क्रॉस लाइन से लेफ्ट साइड में उसने लेफ्ट साइड की तरफ उसने डायरेक्शन ले ली और वो आउट ऑफ द फील्ड चला गया, तो वापस उसको लेफ्ट साइड की तरफ ही जाना है, ना कि उसको राइट साइड आना है। अगर वो राइट साइड आएगा तो रेफरी उसको डायरेक्शन और रिसीडिंग का फाउल देंगे, तो उसको लेफ्ट साइड ही जाकर अपने दूसरे अटैकर्स को खो देना है। 10. Defender cannot touch the sitting attacker first time verbally warned, and next time if he repeats during the same turn he shall be declared out. यहां पर कुछ अच्छे डिफेंडर्स जब थक जाते हैं खेलते खेलते, तब वो सिटिंग अटैकर्स का सर पे या कंधे पे स्पर्श करके वो थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहता है, या तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि जो डिफेंडर होता है जब उसके पीछे एक्टिव अटैकर आएगा और उसको पता है कि फर्स्ट या सेकंड स्क्वायर पर वो खो देगा, तो वो फर्स्ट और सेकंड पोर पे जब वो टर्न लेता है तब वो हाथ के स्पर्श से उसके कंधे को स्पर्श करके उसको थोड़ा मूव करेगा, ताकि उस जो सिटिंग अटैकर है उसका बैलेंस बिगड़े। तो वहां पर डिफेंडर को वो डिफेंडर्स एडवांटेज लेता है, तब रेफरी अंपायर उसको फर्स्ट टाइम वार्न करते हैं, मींस कि वो रूल्स के खिलाफ है। डिफेंडर को सिटिंग अटैकर को स्पर्श नहीं करना होता है। अगर वो उन्होंने गलती की तो फर्स्ट टाइम उसको वर्बली चेतावनी दी जाएगी। अगर इसी टर्न में उसी टर्न में अगर दोबारा डिफेंडर किसी भी अटैकर को स्पर्श करता है तो रेफरी उसको आउट देंगे। 11. If attacker violates any rules, regulation, referee umpire declare a foul. Immediately attacker to go in opposite side and give खो। Yes, friends, खो खो गेम के अंदर जब भी फाउल होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायोलेशन होता है, तब क्या करना चाहिए? जो सिटिंग अटैकर है उसको फाउल हुआ, तो जो एक्टिव अटैकर है वो जिस तरफ जाना होता है, जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसकी अपोजिट साइड में जाना पड़ेगा और खो देनी पड़ेगी। सिंपल है। जैसे कि एक्टिव अटैकर ने खो दिया और अपना पैर बियॉन्ड द क्रॉस लाइन चला गया, तो जो जिस वहां पर खो दिया हुआ है तो वो खिलाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में बाजू वाले सिटिंग ब्लॉक में जो एक्टिव अटैकर्स बैठे हैं, चेजर्स बैठे हैं, उसको टच करके खो देना है, यानी कि बैक खो देनी है, तो वहां पर वो फाउल क्लियर हो जाएगा। फाउल शैल बी इग्नोर्ड इफ अटैकर डज नॉट गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू द डिफेंडर। ये पहले मैंने बात कही है कि अगर डिफेंडर थोड़ी दूर है और डिफेंडर को आउट करने में अटैकर्स को कोई एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है और डिफेंडर्स को कोई डिसएडवांटेजेस नहीं जा रहा है, तो वहां पर वो फाउल दिया नहीं जाएगा। 13. डिफेंडर शैल बी डिक्लेयर्ड आउट टच with hand by an attacker without violating rule, or he goes
ऑफ बाउंड्री लाइन और आउट ऑफ फील्ड। यानी कि एक्टिव अटैकर ने डिफेंडर को अपने हाथों से सिंपल टच से आउट किया, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बिना तोड़े डाइव लगा के आउट किया, पोल टर्न के साथ आउट किया, टैप के साथ आउट किया, सिंपल टच के साथ आउट किया, अपने हाथ से स्पर्श करके आउट जब होते हैं डिफेंडर्स, तो डिफेंडर्स को अब जहां पर आउट होते हैं तब बाउंड्री लाइन, जहां पर आउट हुआ है उसकी नजदीक की बाउंड्री लाइन है, वहां से उसको बाहर चले जाना है और अपने टीम ब्लॉक के पास जाके बैठ जाना है। यस, फाउल। फ्रेंड्स, अगर हम खो खो खेल में फाउल को थोड़ा समझ ले तो हमें यह गेम देखने में, सिखाने में, सीखने में, समझाने में और समझने में बहुत ही इजी रहेगा। खो खो के अंदर कौन से फाउल्स होते हैं वो यहां पर मैंने समझाने की थोड़ी कोशिश की है, जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की रूल्स बुक में भी यही दर्शित है। एक, केवल खो बोलना और हाथों से स्पर्श नहीं होना, ऐसी स्थिति में फाउल दिया जाता है। यानी कि बैठे हुए सिटिंग अटैकर को एक्टिव अटैकर जब हाथों से टच भी नहीं होता है और खो बोलता है, उसी स्थिति में फाउल माना जाएगा। सेकंड फाउल, अटैकर के द्वारा खो और हो या खू, खई जैसे अन्य शब्द जो मिलते जुलते हैं उसका अयोग्य उपयोग करना, उसको भी फाउल माना जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं खो का, तो कभी कभार हमारे ईस्टर्न साइड पर खो वगैरह जैसे शब्द बोलते तो वहां पर वो मान्य नहीं रखा जाता है, केवल खो शब्द ही बोलना है और उसके अलावा कोई अगर वर्ड्स आप बोलते हैं तो वहां पर फाउल माना जाता है। खो देते समय क्रॉस लेन से आगे चले जाना, यानी कि जो एक्टिव अटैकर है, अटैकर ने सिटिंग अटैकर को खो दिया तो उसका पैर क्रॉस लाइन में नहीं है या तो क्रॉस लाइन से आगे चला जाता है स्पीड के साथ, अगर ज्यादा स्पीड होती है तो अटैकर जब खो देता है तो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता है, संतुलन नहीं रहता है, तो उसका एक पैर क्रॉस लाइन से आगे चला जाता है तो वो फाउल है। चार, सही दिशा का बदलाव हो जाना, दिशा परिवर्तन, पोस्ट लाइन को क्रॉस नहीं करना, जो पोल लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना, और जब अटैकर डाइव लगाने के बाद उसका शरीर पूरा घूम जाता है उसी समय दिशा का बदलना फाउल दिया जाएगा। यानी कि डायरेक्शन का फाउल, चेंज ऑफ डायरेक्शन, अटैकर्स ने पोस्ट लाइन क्रॉस नहीं की, बिना पोस्ट लाइन बिना क्रॉस किए पोस्ट लाइन को वापस आते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसका फाउल दिया जाता है। जब अटैकर डिफेंडर को आउट करते समय डाइव लगाता है और अपना संतुलन नहीं बना पाता है और पूरा बॉडी घूम जाता है और जो राउंड हो जाता है, तब चेंज ऑफ डायरेक्शन का फाउल दिया जाएगा। अटैकर के द्वारा सेंट्रल लाइन को क्रॉस करना फाउल माना जाएगा। जब खो मिली, सिटिंग अटैकर जब डिफेंडर को आउट करने जाता है, जब आउट के समय के दौरान उसका पैर सेंट्रल लाइन के अंदर आ जाता है तो वहां पर फाउल दिया जाएगा। 6, बैठे हुए अटैकर के द्वारा डिफेंडर को बाधा बनना और अटैकर ब्लॉक में सही तरीके से नहीं बैठना, उसी स्थिति में फाउल दिया जाएगा। इट मींस कि बैठे हुए अटैकर का डिफेंडर को बाधा बनना, यानी कि जो सिटिंग अटैकर है वो सिटिंग अटैकर कभी कभी क्या करता है, वो एडवांस प्लेयर जो होते हैं वो बैठे बैठे अपना जो घुटने हैं वो आगे की तरफ लाते हैं, या तो अपने जो दोनों हाथ है वो पीछे की तरफ ऐसे रख के पूरा स्ट्रेच करेंगे तो वो डिफेंडर्स को बाधा बनते हैं, तभी वो फाउल दिया जाता है। या तो फिर जो 40 बाय 40 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है अटैकर ब्लॉक, वो अटैकर ब्लॉक में नहीं बैठते हैं तो वहां पर यह फाउल दिया जाएगा। 7, स्कंद की रेखा में नहीं होना और योग्य दिशा सूचन करना। स्कंद की रेखा में नहीं होना मींस शोल्डर लाइन फाउल। शोल्डर लाइन फाउल यानी कि जब अटैकर का शोल्डर लाइन
सही, उसका जो सही शोल्डर लाइन होती है वो घूम जाती है। अगर यहाँ से शोल्डर लाइन से सीधा अटैकर आता है उसकी क्रॉस लाइन में और उसका ये डायरेक्शन हो गई और पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पूरा उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है, तो वो स्कंद रेखा यानी कि शोल्डर लाइन फाउल माना जाएगा। 8, खो खो स्टंप पर गोत लगाना फाउल। थोड़ा हिंदी वर्ड्स है, यहां पर उसको बोलते हैं पोल डाइव। पोल डाइव पर फाउल क्या होते हैं, वो है यानी कि अटैकर का पूरा शरीर का भाग सेंट्रल लाइन को स्पर्श हो जाता है, फर्स्ट स्क्वायर से लेकर पोल तक का जो हिस्सा है वहां पर उसका अगर शरीर का कोई भी भाग स्पर्श होता है, यानी कि हाथ का स्पर्श हो जाता है, पैर का स्पर्श हो जाता है, पोल डाइव लगाते वक्त पूरी बॉडी सेंट्रल लाइन को क्रॉस हो जाती है, तो वहां पर फाउल है, वहां पर फाउल दिया जाएगा। 9, खो खो स्तंभ को लात लगाकर दिशा बदलना फाउल दिया जाएगा। हमने काफी पहले पुराने जमाने में देखा था कि, और कुछ कुछ लोगों ने ऐसे गलत से सिखाया होगा कि खो खो पोल को लात मारो और बॉडी पूरा टर्न कर लो, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो गलत है। खो खो रूल्स के हिसाब से उसको फाउल दिया जाएगा। 10, ये 10वां जो फाउल है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम और छठे ब्लॉक पर बैठे अटैकर को, यानी कि जो फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स और सिक्स्थ स्क्वायर बॉक्स, वहां पर जो अटैकर बैठे हैं उस अटैकर को एक्टिव अटैकर ने अपने हाथों से स्पर्श कर दिया और खो नहीं दिया, तो उस स्थिति में फाउल माना जाएगा। यानी कि जो एक्टिव अटैकर है वो एक्टिव अटैकर डिफेंडर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड सिक्स्थ सिटिंग अटैकर के पास जाता है और वहां पर वो एक्शन करता है। एक्शन करने के साथ साथ वो फर्स्ट या तो सिक्स सिटिंग ब्लॉक के अटैकर को स्पर्श करता है और वो खो नहीं बोलता है और वो वापस से डिफेंडर को पोल्टन के साथ आगे जाता है, तो वहां पर रेफरी अंपायर उसको यह फाउल देंगे कि आपको प्रथम और छठे ब्लॉक पर बैठे हैं उसको आप स्पर्श करते हो तो आपको खो देना कंपलसरी है। अगर आप खो नहीं देते हो और स्पर्श करते हो तो वहां पर फाउल की सिग्नल दी जाएगी। यस। 6, रूल्स अबाउट मैचेस। मैचेस के रूल्स क्या है? टीम, एक टीम में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं, एक कोच नियुक्त होता है, एक असिस्टेंट कोच होता है, एक मैनेजर की नियुक्ति होती है, अदर सपोर्टिंग स्टाफ्स होता है। अदर सपोर्टिंग स्टाफ में फिजियोथेरापिस्ट, मसाजर्स भी रख सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी आप रख सकते हैं, कैमरामैन भी रख सकते हैं, वीडियो एनालिसिस के लिए भी आप एक अलग से बंदा आप नियुक्त कर सकते हैं। इन द गेम 7 अटैकर्स एंड 12 डिफेंडर्स। एक गेम के अंदर, गेम के शुरुआत में 7 अटैकर फील्ड में होंगे और 12 डिफेंडर्स होंगे। यूनिफॉर्म, खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म एक समान होगी, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और शूज होगा। और जो कैप्टन है, कैप्टन को हाथों में कंधे या हाँ बाइसेप्स का, जहां पर टी शर्ट्स का जो स्लीव्स है वहां पर कैप्टन बैंड लगाया जाएगा, यानी कि पता चले कि वो कैप्टन है। जर्सी और नंबर्स प्रिंटेड फ्रॉम 001 टू 999 बोथ साइड्स। यह टूर्नामेंट में टी शर्ट के नंबर्स पूरे मैच के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते, 1 से लेकर 999 तक का आप नंबर प्रिंटेड कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द मैच, मैच की अवधि क्या है? 2 इनिंग्स, जैसे कि क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती है, सेम टू सेम खो खो में भी 2 इनिंग्स होती है। 2 इनिंग्स कैसे, किस तरह से? तो 2 इनिंग्स में 4 टर्न्स होती है और एक टर्न का समय है 7 मिनट्स, यानी कि 7 मिनट का गेम होगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक होगा, फिर से 7 मिनट का गेम होगा, फिर 3 मिनट का इंटरवल होगा, फिर से 7 मिनट का गेम होगा, 2 मिनट का ब्रेक होगा एंड फाइनली सेकंड इनिंग 7 मिनट की होगी एंड मैच इज ओवर, अगर रिजल्ट्स मिल जाता है तो। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द मैच 2 इनिंग्स, 4 टर्न्स, एक टर्न का समय है 7 मिनट्स, 2 टर्न के बीच में 2 मिनट का ब्रेक रहेगा और इनिंग के बाद 3 मिनट का इंटरवल रहेगा। Before start of the match, players name and jersey number of defenders of all 4 batches, attackers,
substitutes, players and 3 wazirs to scores before half an hour to the match. यानी कि मैच की शुरू होने से पहले कोचेस, मैनेजर, असिस्टेंट कोचेस अपनी टीम का प्लानिंग के साथ कौन एक्स्ट्रा में रहेगा, कौन सब्स्टिट्यूट में रहेगा, कौन 3 वजीर रहेंगे, बैचेस क्या रहेगी, बैचेस के ऑर्डर्स क्या रहेंगे, वो सब बिफोर द टूर्नामेंट उसका टी शर्ट नंबर के साथ स्कोरर को और टूर्नामेंट डायरेक्टर को सबमिट करना होता है. After all 3 defenders of batch being declared out, यानी कि मैच शुरू होते ही 3 डिफेंडर्स एंट्री लेते हैं, रेफरी मैच को शुरू करवाते हैं और वो तीनों डिफेंडर्स जब आउट हो जाते हैं, देयर विल बी अ 30 सेकंड ब्रेक. फिर से मैं बोलता हूं कि पहली बैच, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैच खेलने आ गई और अटैकर्स ने वो एक बैच के तीनों खिलाड़ी को आउट कर दिया, यानी कि पहली बैच 1, 2 और 3 प्लेयर आउट हो गए. वो 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं, उसके बाद तुरंत 30 सेकंड्स का ब्रेक रहेगा. देन वो 30 सेकंड के ब्रेक में जो फ्री जोन के पीछे 1 बाई 1 मीटर का जो कोचिंग बॉक्स, कोचिंग एरिया बना है, वहां से कोच अपने अटैकर्स को कोचिंग देगा. इन बिटवीन अटैकर्स है वो भी अपना बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं आ सकता, वो नजदीक फ्री जोन में आकर या तो पोस्ट के पास पूरा ग्रुप में खड़ा रहकर कोच के साथ डिस्कशन करेंगे. जैसे ही 30 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत ही ब्लोइंग द विसल बाय रेफरी एंड न्यू बैच, सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगी एंड मैच विल रिज्यूम अगेन फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर रेफरीज ब्लो द स्टार्ट विसल. यानी कि सेकंड बैच को वो 30 सेकंड्स के अंदर, यहां पर भी बहुत ये रूल्स याद रखना है कि जो ये 30 सेकंड का जो ब्रेक पीरियड मिलेगा, उस 30 सेकंड के ब्रेक पीरियड में जो सेकंड बैच है, उस सेकंड बैच को एंट्री ले लेनी है. वो एंट्री कहां से लेनी है? तो वो एंट्री जोन से ही एंट्री लेनी है. वो कहीं इधर इधर से नहीं आ सकता है, बाउंड्री लाइन से कहीं आ नहीं सकता है. सेकंड बैच है उसको एंट्री जोन में खड़ा रहकर एंट्री लेनी पड़ेगी 30 सेकंड से पहले. जो 30 सेकंड का जो ब्रेक पीरियड है, उससे पहले उसको ग्राउंड में, प्ले फील्ड में आ जाना पड़ेगा. रूल्स अबाउट मैचेस. रूल्स नंबर 5. Coach and manager cannot enter in the play field, as well as attacker also cannot move out of the field during the 30 seconds break. Coach standing area behind free zone. Number 6. If defender declare out, move out nearest lobby. During the match अटैकर ने डिफेंडर को सही तरीके से आउट कर दिया और अंपायर, रेफरी ने वो डिफेंडर को आउट दे दिया, तो वो डिफेंडर को आप जहां डिफेंडर आउट हुआ है वहां से नजदीक बाउंड्री लाइन से उसको कोई भी अटैकर्स को बिना बाधा रूप बने मैदान से बाहर आ जाना है और अटैकिंग टीम ब्लॉक के साथ बैठ जाना है. 8. If attacking team fails to touch all out of 12 defenders of 4 batches in the first inning, then the batches whose all the 3 defenders remains not out will continue in the second inning during the defense in the same order. The sequence of rest of the defenders orders of batch may change. यानी कि कोई भी अटैकिंग टीम 7 मिनट के अंदर 12 डिफेंडर्स को आउट नहीं कर पाती, यानी कि ऑल आउट नहीं होता है, तो जो बैचेस के जो 3 डिफेंडर हैं, वो 3 डिफेंडर को सेकंड इनिंग में उसको शुरुआत में एंट्री लेनी पड़ेगी और बाकी के जो डिफेंडर्स हैं उसको अपने सेम ऑर्डर में आना है. अगर ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं रेफरी की परमिशन के साथ, लेकिन जो 3 डिफेंडर नॉट आउट रहते हैं या एक डिफेंडर नॉट आउट रहता है, बराबर, यानी कि कोई 3 डिफेंडर नॉट आउट रहते हैं, रिमेन्स नॉट आउट, विल कंटिन्यू इन द सेकंड. अगर 3 डिफेंडर, तीनों के 3 नॉट आउट रहते हैं, 7वें मिनट में कोई आउट नहीं होता है, तो जो सेकंड इनिंग जब शुरू होगी, उसका जो डिफेंस का टर्न आएगा, तो वो तीनों के तीनों वापिस से फील्ड में आएंगे और अपना डिफेंस करेंगे और बाकी के जो टीम प्लेयर्स है वो अपना जो डिफेंस की बैचेस के नंबर है वो चेंज कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ रेफरी. 9. If attacking team successfully touch out all 12 defenders of 4 batches, यानी कि डिफेंस में 3-3 की बैच
3 खिलाड़ियों की बैचेस, ऐसी 4 बैचेस आएगी, यानी कि टोटल 12 प्लेयर डिफेंस करने आएंगे और वो 12 प्लेयर फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट हो जाते हैं। देन द डिफेंडिंग टीम में चेंजेस सीक्वेंस ऑफ ऑल द डिफेंडर्स ऑर्डर ऑफ बैचेस इन द सेकंड इनिंग। यानी कि कोई भी टीम के 12 डिफेंडर्स ऑल आउट हो जाते हैं, तो वो जब सेकंड इनिंग में आते हैं तो वो अपना जो बैचेस का ऑर्डर है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, वो इंटरनल चेंज अंदर अंदर कर सकते हैं। यस, सब्स्टिट्यूशन। पहले अल्टीमेट खो खो के अलावा सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द अटैकिंग साइड एनी टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ अल्टीमेट खो खो में गेम को एक्साइटमेंट बनाने के लिए और प्रोफेशनल टच देने के लिए एक अलग से रूल्स यहाँ पर लागू किया है। द सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अटैकिंग टीम with the permission of the referee during the 30 seconds break period or during rest time between two innings turns. There is no such restriction in case of injury. यानी कि इस रूल्स में यह कहा गया है कि 30 सेकंड्स का जब ब्रेक मिलता है, 30 सेकंड का जब ब्रेक मिलता है, उसी ब्रेक के समय दरमियान आप कितने भी सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आफ्टर टर्न, आफ्टर इनिंग, उसी समय भी आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कर सकते हैं, लेकिन रेफरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ इंजरी। अगर कोई खिलाड़ी इंजर हो जाता है तो अपने आप रेफरी को पता है, सेफ्टी एंड हेल्थ कमेटी को भी पता है कि ये खिलाड़ी बहुत इंजर है, वो खेल नहीं पाएगा, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन संभव ही है, माना ही जाएगा। सेकंड, ओनली इन केस ऑफ इंजरी certified by the referee and or health and safety committee, the defending team may be substitute their defenders with the injury substitutions during the rest time between two innings and turns. The order of the batches cannot be changed after all 4 batches being declared out in the same turn. यानी कि फर्स्ट टर्म के दौरान अगर 12 के 12 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो वापस क्या होगा, पहली बैच, दूसरी बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच कंटिन्यू रहेगी। पहली बैच में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के खिलाड़ी आए हैं वो आउट हो गए और 12th नंबर का जो डिफेंडर है वो आउट हो गया, तो वापिस से जो पहली बैच है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वही आएंगे। यानी कि एक इनिंग में, एक टर्न में अगर 12 के 12 डिफेंडर्स आउट हो जाते हैं तो वहां पर कोई बैचेस चेंजेस नहीं होगी, बैचेस का ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, उनको कंटिन्यूअसली अपने ऑर्डर में आना पड़ेगा। यस, द पावर प्ले अल्टीमेट खो खो गेम का सबसे अहम जो अभी ये न्यू रूल्स में लाए हैं, जो गेम एक्साइटमेंट बनेगी, तो यह रूल्स के साथ हो सकती है। 2 पावर प्लेज आर अलाउड टू बोथ टीम्स, 1 पावर प्ले फॉर फर्स्ट इनिंग एंड 1 पावर प्ले फॉर सेकंड इनिंग। 7 मिनट के अंदर पहली इनिंग में एक पावर प्ले मिलेगा और दूसरी इनिंग में एक पावर प्ले मिलेगा, यानी कि 2 पावर प्ले कंफर्म। ओके, नाउ न्यू रूल्स। 2 वजीर्स कैन अटैक ड्यूरिंग देयर अटैकिंग टर्न फॉर अ पर्टिकुलर बैच। यानी कि पावर प्ले में 2 वजीर एक साथ ऑन द फील्ड खेल सकते हैं। कोच कैप्टन रिक्वेस्ट टू अ रेफरी फॉर पावर प्ले आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ टर्न। ओके फ्रेंड्स, पावर प्ले कब लिया जाएगा? जैसे क्रिकेट में तो होता है कि 1 से 6 ओवर में T20 में पावर प्ले कंफर्म है फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में, तो यहां पर भी हमारी जो संशोधन टीम है, KKFI की जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद यह पावर प्ले को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैच के शुरुआत की जो 3 बैचेस, फर्स्ट बैच आएगी, जो 3 डिफेंडर्स आएंगे, फर्स्ट बैच बिगिनिंग ऑफ द टर्न, वहां पर पावर प्ले लिया जाएगा। या तो फिर और इनगोइंग बैच इज मूविंग इनसाइड द प्ले फील्ड ड्यूरिंग द 30 सेकंड्स ब्रेक टाइम, यानी कि 30 सेकंड के बाद जो नई बैच आएगी तब पावर प्ले ले सकते हैं। ओके, मैं फिर से बोलता हूं, पावर प्ले मैच के शुरुआत में जो पहली बैच खेलने आएगी तभी से कोच या कैप्टन पावर प्ले मांग सकता है और पावर प्ले वहां से स्टार्ट होगा, तो पावर प्ले में 2 वजीर खेल सकते हैं। ओके, अगर कैप्टन कोच
पहली इनिंग में पहली बैच के साथ पावर प्ले नहीं लेता है, तो जब ये 3 खिलाड़ी ये फर्स्ट बैच आउट हो जाए, तो जब 30 सेकंड के ब्रेक के बाद नए बैच आएगी, तभी वो पावर प्ले ले सकता है। ओके, time of power play is indefinite till all 3 defenders of that particular batch are being declared out. If not, then till the turn is declared closed. पावर प्ले का समय क्या है? पावर प्ले का समय नहीं है। पावर प्ले तभी समाप्त होगा जब 3 डिफेंडर्स, पर्टिकुलर बैच के 3 डिफेंडर्स जब तक आउट नहीं होंगे तब तक पावर प्ले चलता रहेगा। ओके, अगर वो प्लेयर्स आउट नहीं होते हैं और इनिंग टर्न समाप्त हो जाती है, तो यहां पर वो खिलाड़ी आउट नहीं होंगे, वो कंटिन्यू खेलते रहेंगे। और जब तीनों के तीनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 3 डिफेंडर्स आउट हो जाते हैं, तो वहां पर पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। वजीर अल्टीमेट खो खो में एक नए खिलाड़ी का आविष्कार किया है, वजीर का। वजीर यानी कि वो सेम अटैकर ही है, लेकिन वो अटैकर को अपनी टीम के जो कॉस्ट्यूम्स है, जो जर्सी है, वो जर्सी के ऊपर स्पॉट्स भी पहननी होगी, या तो फिर उसको अलग रंग की टी शर्ट, कॉन्ट्रास्ट जो अलग यूनिफॉर्म से अलग हो, ऐसी कलर्स की जर्सी उसको पहननी पड़ेगी, ताकि ऑडियंस को, रेफरी को, अदर टीम मेंबर्स को, सबको पता चले कि ये वजीर खेल रहा है। पावर प्ले के सिवाय चेजिंग दरमियान मात्र एक જ વજીર રમી શકે। પાવર પ્લેમાં 2 વજીર રમે। એવી જ રીતે પાવર પ્લેમાં જ્યારે 3 ખેલાડી આઉટ થઈ જાય અને પાવર પ્લે પૂરો થાય અને બીજી બેચ આવે અને પાવર પ્લે ન ચાલતો હોય, તે દરમિયાન એક વજીર કન્ટિન્યુઅસ ફિલ્ડ પર રમી શકે છે। ખો આપતી વખતે કોઈ ફાઉલ થાય અને વજીરને ખો મળે છે, તે સમયે સામાન્ય અટેકરની જેમ જ વજીરને પણ બેક ખો વિરુદ્ધ દિશામાં જઈને ખો આપવી પડશે। આમ જોવા જઈએ તો વજીરને ડાયરેક્શન ચેન્જ અને બીજા પરફેક્ટ ખો સિવાયના રૂલ્સમાંથી એમને બાકાત રાખવામાં આવેલા છે। વજીરે જ્યારે આઉટ કરવા જાય ત્યારે એમને ડાયરેક્શન ચેન્જનો ફાઉલ નહીં મળે, એ આઉટ કરી શકે છે, પરંતુ વજીર જ્યારે સિટિંગ બ્લોકમાં બેઠા હોય તે સમય દરમિયાન એમને ખો મળે અને ફાઉલ થાય તો ડાયરેક્ટ એ વજીર આઉટ કરવા જઈ ન શકે, કેમ કે ફાઉલ થયો છે। ત્યાં આગળ એડવાન્ટેજીસ કોને મળશે? વજીરને મળશે, અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ડિફેન્ડરને મળે। ડિફેન્ડર્સને સેવ થવા માટે એ જગ્યાએ વજીરે ખો વિરુદ્ધ દિશામાં જઈને આપવી પડશે। ओके, स्कोरिंग पॉइंट्स एट द लीग सिस्टम। विनर्स टीम को 3 पॉइंट मिला जाएगा। इफ विनिंग मार्जिन इज 3 पॉइंट्स और लेस, देन लूजिंग टीम विल आल्सो गेट 1 पॉइंट। यानी कि मैच जब समाप्त होती है और जो टीम विनर होगी उसको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर जो टीम जीतती है, अगर उसका विनिंग मार्जिन है, जो पॉइंट्स का मार्जिन है, वो पॉइंट्स का मार्जिन अगर 3 पॉइंट से कम है, तो हारी हुई टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। डन। अगर हारी हुई टीम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम पॉइंट से हारी है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। लूजर टीम गेट 0 पॉइंट्स, हारी हुई टीम को 0 पॉइंट्स। इन केस ऑफ टाई, बोथ टीम्स विल गेट 2 पॉइंट्स ईच। अगर मैच टाई होती है, लीग सिस्टम में अगर मैच टाई होती है, तो दोनों टीमों को 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। स्कोरिंग पॉइंट्स एट अटैकिंग साइड, 2 पॉइंट्स फॉर ईच सक्सेसफुल आउट विदाउट स्काई डाइव, पोल डाइव, आउट ऑफ फील्ड एंड सेल्फ आउट। यानी कि अटैकिंग साइड में जब अटैक होगा और सक्सेसफुली आउट करेंगे, सिंपल टच के साथ आउट होता है, टैप के साथ आउट होता है, तभी 2 सक्सेसफुल पॉइंट मिलेगा। डन।
1 एडिशनल बोनस पॉइंट फॉर पोल डाइव एंड स्काई डाइव। यहां पर गेम को एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए पोल डाइव, स्काई डाइव रखा है। और पोल डाइव और स्काई डाइव अगर करते हैं, उसमें अगर खिलाड़ी आउट होता है तो एक एडिशनल बोनस पॉइंट मिलेगा। स्काई डाइव, यहां पर मैं आपको बता दूं स्काई डाइव क्या है। स्काई डाइव मींस कि जब खिलाड़ी डिफेंडर को आउट करने से पहले अटैकर की पूरी बॉडी हवा में रहेगी, स्काई में रहेगी, एयर में रहेगी, तभी वहां पर स्पर्श होगा तो ही एडिशनल पॉइंट दिया जाएगा। 1 पॉइंट फॉर आउट ऑफ फील्ड और सेल्फ आउट ऑफ डिफेंडर। अगर डिफेंडर खेलते समय थक जाता है या तो अपना डिफेंस करते समय आउट ऑफ फील्ड चला जाता है, यानी कि उसका एक पैर बाउंड्री के बाहर चला जाता है और अंदर का जो पैर है, जो फील्ड का पैर है, वो अप हो जाता है, इट मींस वो आउट ऑफ फील्ड हो गया, तो वहां पर अटैकिंग साइड को एक पॉइंट मिलेगा। यानी कि सेल्फ डिफेंस, यानी कि खेलते खेलते खिलाड़ी डिफेंडर्स अगर सेल्फ आउट हो जाता है तो भी 1 पॉइंट मिलेगा। इन केस ऑफ ऑल आउट, 3 मोर अवॉर्डेड एज बोनस पॉइंट। यानी कि अटैकिंग साइड में 7 मिनट से पहले अगर 12 डिफेंडर्स आउट हो जाते हैं तो अटैकिंग टीम को 3 ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि कबड्डी के अंदर है, लॉन के जो पॉइंट्स मिलते हैं, सेम यहां पर अगर 12 के 12 डिफेंडर्स 7 मिनट से पहले आउट हो जाते हैं तो 3 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, ये स्कोरिंग पॉइंट हुई अटैकिंग साइड की। नाउ अ स्कोरिंग पॉइंट एट डिफेंस साइड। डिफेंस टीम માટે જો કોઈ બેચ 2.5 મિનિટ સુધી રમી જાય તો 2 પોઈન્ટ બોનસ તરીકે મળશે। દાખલા તરીકે પહેલી બેચ 3 ડિફેન્ડર, પહેલી બેચના 3 ડિફેન્ડર મેચ શરૂ થતા આવે છે અને 2.5 મિનિટ રમી જાય છે। 2.5 મિનિટ રમશે એટલે તરત જ ડિફેન્સ ટીમને વધારાના 2 પોઈન્ટ બોનસના મળી જાય। હવે સમજો કે 2.5 મિનિટ થઈ ગઈ, 2.5 મિનિટથી ડિફેન્ડર્સ આઉટ નથી થયા, આખી બેચ 2.5 મિનિટની રમે છે। 2.5 મિનિટ પછી જો 3 મિનિટ એની બેચ રમશે તો વધારાના 2 પોઈન્ટ્સ મળશે। ત્યારબાદ વધારાની 30 સેકન્ડ વધુ રમે તો 2 પોઈન્ટ્સ બોનસ તરીકેના મળે। એવું ક્યાર સુધી ચાલે કે જ્યાં સુધી 2.5 મિનિટ પછી 30 સેકન્ડ સુધી એ આખી બેચ આઉટ ના થાય ત્યાં સુધી વધારાની 30 સેકન્ડના 2 ગુણ મળતા રહેશે। ડિફેન્સ ટીમ માટે જો કોઈ બેચ 2.5 મિનિટ સુધી રમી જાય તો 2 પોઈન્ટ, અને 2.5 મિનિટથી વધારે જેટલી વધારાની 30 સેકન્ડ થાય એ 30 સેકન્ડના 2 ગુણ લેખે વધારાના મળતા રહે, પણ ક્યાં સુધી એ 3 ડિફેન્ડર્સ આઉટ ના થાય ત્યાં સુધી। લીગ સિસ્ટમના જે પોઈન્ટ્સ હતા એ સિવાય સમજો કે આ અલ્ટિમેટ ખોખો લીગમાં આઈપીએલ ની જેમ જ એલિમિનેટર, ક્વોલિફાયર 1, ક્વોલિફાયર 2, એટલે કે એ નોકઆઉટ સિસ્ટમ થઈ જશે। લીગ મેચ પછી નોકઆઉટ મેચિસ જ્યારે આવશે ત્યારે શું સ્કોર પોઈન્ટ્સ હશે એની અહીં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। સ્કોર મોર પોઈન્ટ્સ ટીમ વિન, यानी कि नॉकआउटમાં જે ટીમના વધુ ગુણ હશે તે વિજેતા ગણાશે। સમજી લો કે કદાચ ટાઈ પડે તો મિત્રો આપને કદાચ ખબર નહીં હોય કે ખોખો મેચની અંદર જ્યારે ટાઈ પડે ને ત્યારે મિનિમમ ચેઝ એપ્લાઈડ રૂલ્સ થાય છે। મિનિમમ ચેઝ એ જ્યારે આપણે લાઈવ મેચીસમાં જોઈશું તો વધુ ખ્યાલ આવશે ને બહુ મજા આવશે। અમે તો ખોખો ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની ઘણી બધી મેચીસ જ્યારે ટાઈ પડતી હોય ત્યારે આ મિનિમમ ચેઝ રૂલ્સ એપ્લાય થતો હોય છે, અને જ્યારે સીડિંગ્સ નંબર આપવાના હોય છે 5th નંબરથી લઈને આપણે છેક એન્ડ ઓફ ટુર્નામેન્ટ પ્લેયર્સ ટીમ સુધીના ત્યાં પણ અલગ અલગ રેન્કિંગ્સ નંબર્સ માટે મિનિમમ ચેઝ થી મેચીસ રમાડે છે, અને એ મેચીસ જોવાનો બહુ જ મજા આવે છે, ખૂબ આનંદ આવે છે। જેમ કે ક્રિકેટની અંદર હવે T10 આવી ગયું છે, એવી જ રીતે ખોખોમાં પણ કદાચ ભવિષ્યમાં કદાચ શોર્ટ વેરી શોર્ટ ફોર્મ આવે તો કદાચ નવાઈ નહીં મિનિમમ ચેઝ આવશે। અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ અલ્ટિમેટ ખોખો લીગમાં જ્યારે નોકઆઉટ સ્ટેજમાં ટાઈ પડશે તો પાવર પ્લે સાથે એ મિનિમમ ચેઝ ગેમ રમાશે। મિનિમમ ચેઝ, સ્કોરિંગ, ઓફિશિયેટિંગની વધુ વિગતો હું મારા પછીના લેક્ચરમાં આપને જણાવીશ। ઓકે, હમણાં જે વાત ચાલતી હતી કે અટેકિંગ સાઈડમાં બોનસ પોઈન્ટ ક્યારે મળે। અટેકિંગ સાઈડમાં પોલ ડાઈવ, આપણે આ ફર્સ્ટ પિક્ચર્સમાં જોઈએ છે કે પોલ ડાઈવ અટેકર્સ કરે છે અને આઉટ થઈ જાય છે તો એને વધારાના બોનસ પોઈન્ટ મળશે। જે સ્કાય ડાઈવ ઓન મડ કોર્ટ એન્ડ સ્કાય ડાઈવ ઓન બેટ,
અહીંયા બંને પીક્સ રાખવામાં આવેલા છે કે સ્કાય ડાઈવ એટલે જુઓ જ્યારે અટેકર ડિફેન્ડરને સ્પર્શ કરે છે, આઉટ કરવા જાય છે, એ પહેલા એની આખી બોડી જમીનથી ઉપર છે, હવામાં છે, એટલે એને સ્કાય ડાઈવ કહેવામાં આવ્યું છે અને એના વધારાના બોયન્સ પોઈન્ટ મળે છે. બંને પિક્સમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ડિફેન્ડરને સ્પર્શ કરતા પહેલા એના બંને પગ અને એમની પૂર્ણ બોડી, पूरा शरीर वो हवा में है, यानी कि वहां पर वो बोनस पॉइंट मिलेगा. रिव्यू मींस कि आईपीएल में, प्रो कबड्डी में, हॉकी में अभी टीवी अंपायर, टीवी रिव्यू सिस्टम आ गया है. तो उसके रूल्स क्या है? 2 रिव्यूज विल बी अलाउड टू बोथ द टीम्स. 1 रिव्यू फॉर फर्स्ट इनिंग एंड 1 रिव्यू फॉर सेकंड इनिंग. जैसे कि पावर प्ले एक इनिंग में मिलेगा, दूसरे इनिंग में भी मिलेगा. सेम टू सेम रिव्यूज जो है वो रिव्यू फर्स्ट इनिंग में भी मिलेगा और सेकंड इनिंग में मिलेगा. रिव्यू टाइम इज 15 सेकंड्स आफ्टर एक्शन इज कंप्लीटेड. यानी कि कोई चेजर, अटैकर आउट करता है और रेफरी उसको नकारता है कि वो ही इज नॉट आउट. अगर अटैकर को लगता है कि आउट है तो 15 सेकंड के बीच में उसको टीवी अंपायर या तो रेफरी को रिक्वेस्ट करनी होती है कि वी वांट रिव्यू. टीवी अंपायर के साथ वो निर्णय जाएगा. टीवी अंपायर उसको एनालिसिस करेगा और वो सही निर्णय देंगे. अगर सही निर्णय अटैकर के पक्ष में आता है तो उसका जो रिव्यू है वो बना रहेगा और डिफेंडर को आउट दिया जाएगा. अगर रिव्यू सक्सेसफुल नहीं रहता है तो वो रिव्यू अटैकर है, अटैकर टीम के कैप्टन, कोचेस वो रिव्यू गवाएंगे और डिफेंडर को नॉट आउट दिया जाएगा. डिफेंडिंग साइड रिव्यू, इफ द रिव्यू बिकम सक्सेसफुल देन द डिफेंडर विल बी गिवन नॉट आउट. अगर डिफेंडर को ऐसा लग रहा है कि वो नॉट आउट है और रेफरी अंपायर ने आउट दे दिया और डिफेंडर को लग रहा है कि मैं नॉट आउट हूं, तो वो थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर के साथ जा सकता है. वो रेफरी को रिक्वेस्ट करेगा कि रिव्यूज चाहिए, तो टीवी अंपायर वो एक्शन का एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस के बाद वो देखेंगे कि डिफेंडर आउट है कि नहीं आउट है. अगर डिफेंडर ने रिव्यू लिया है और रिव्यू सक्सेसफुल गया, डिफेंडर नॉट आउट है, तो वो रिव्यू उसके पास रहेगा और डिफेंडर नॉट आउट रहेगा. खो खो गेम के अंदर और अल्टीमेट गेम में टेक्निकल ऑफिशियल्स कौन कौन है, क्या रहेंगे, उसकी ड्यूटीज क्या है, वो अलग से मैं डिटेल्स में मेरा लेक्चर आएगा तब मैं बताऊंगा. यहां पर एक रेफरी होता है जो पूर्ण मैच का संचालन करता है. इसके साथ में 2 अंपायर्स होते हैं. वो 2 अंपायर पूरी गेम में ऑफिसिटिंग करते हैं, फाउल्स आउट के डिसीजन लेते हैं. अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो रेफरी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और रेफरी है जो पूरे मैच को कंट्रोल करता है, पूरे मैच की निगरानी रखता है, निरीक्षण करता है. साथ में है 2 पोस्ट अंपायर, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर से लेकर पोस्ट तक का और पूरे सेंट्रल लाइन का वो ऑब्जर्वेशन करता है और रेफरी अंपायर को वो सहायता प्रदान करता है. पोल डाइव में सेंट्रल लाइन क्रॉस करने में, स्पर्श होने में पोस्ट अंपायर की ड्यूटी वहां पे रहती है. 2 स्कोरर्स, सबसे अहम, स्कोर शीट भरना, स्वच्छ अक्षरों से स्कोर शीट भरना, बिना गलती किए स्कोर शीट भरना, असिस्टेंट स्कोरर और स्कोरर की जिम्मेदारी रहती है. 2 स्कोरर्स होते हैं. स्कोर शीट के बारे में भी मेरा विस्तृत से लेक्चर आएगा. और 2 टाइम कीपर्स. एक टाइम कीपर 7 मिनट का टाइम नोट करेगा और जो दूसरा टाइम कीपर है वो बोनस पॉइंट्स की नोट करता है, 30 सेकंड्स ब्रेक पीरियड का नोट करता है. सिग्नल्स इन खो खो. अब अगर अल्टीमेट खो खो मैच देखने बैठेंगे तो रेफरी के द्वारा अलग अलग फाउल्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे. स्टार्टिंग द टर्न एंड क्लोजिंग द टर्न, यानी कि रेफरी है वो मैच को स्टार्ट करवाएंगे, मुंह में विसल रखकर विसल बजाएंगे. विसल का वे लास्ट पार्ट है, मैं वहां पर वो बोलने जा रहा हूं, लेकिन वो उसका जो सिग्नल है, यहाँ एक हाथ में स्टॉप वॉच रहेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड में स्टॉप वॉच है तो राइट हैंड से आगे की तरफ घुमाना, यानी कि जो अटैकर है वो पोल से स्टार्ट करेगा तो पोल से उसका हाथ पोल की तरफ रहेगा और सेंट्रल लाइन की तरफ मध्य में हाथ आएगा और स्टॉप वॉच एट द टाइम स्टार्ट होगी.
ये स्टार्टिंग द टर्न का सिंबल है। क्लोजिंग द टर्न यानी कि विसल बजेगी, लंबी लंबी विसल। ओके, यहां पर एक बहुत ही चीज आप सब खास ध्यान रख दे कि रेफरी है वो मैच स्टार्ट करवाता है, लेकिन जो ब्लोइंग द विसल है, जो विसल कौन बजाता है? टाइम कीपर बजाता है। विसल टाइम कीपर बजाएगा। एंड ऑफ द टर्न टाइम कीपर विसल बजाएंगे कि यहां पर मैच समाप्त होगी। ये है मैच समाप्ति की, ये विसल है मैच शुरू होने की। शोल्डर लाइन फाउल यानी कि ये सिंबल आएगा शोल्डर लाइन फाउल, और प्रॉपर इंडिकेट कहा जाएगा कि आपको इसी दिशा में जाना है। ऐसे शोल्डर लाइन फाउल लाइक दिस। क्रॉसिंग द सेंट्रल लाइन बाय द अटैकर, अटैकर जब क्रॉसिंग सेंट्रल लाइन करेगा तो यह सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल रहेगा, क्रॉसिंग द सेंट्रल लाइन। आउट, जब खिलाड़ी आउट होता है तो जैसे ही हम सब जानते हैं कि मोस्टली गेम्स में एक उंगली आकाश की तरफ करते हैं, वो आउट की निशानी है। नॉट आउट, कैंसल, जब डिफेंडर अपील करेगा कि आउट है, आउट है। जब खिलाड़ी नॉट आउट, सॉरी, अटैकर जब अपील करेंगे कि डिफेंडर को आउट देना है, तब नॉट आउट की सिंबल्स निशानी ये है, कैंसल या नॉट आउट। इम्प्रॉपर सिटिंग इन द अटैकर ब्लॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द डिफेंडर बाय द सिटिंग अटैकर, इम्प्रॉपर सिटिंग अटैकर इन द ब्लॉक, यानी कि जो स्क्वायर है 40 बाई 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसमें सही तरीके से अगर अटैकर नहीं बैठता है तभी, और अटैकर जब डिफेंडर को बाधारूप बनता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या तो कुछ भी ऐसे ठीक तरीके से नहीं बैठता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको बाधारूप बनता है, तब ये सिंबल विसल के साथ शॉर्ट ब्लोइंग ऑफ द विसल, कंटिन्यूअसली शॉर्ट ब्लोइंग ऑफ द विसल, एंड द सिंबल इज palm ओपन एंड द थंब टच, यह सिंबल है improper sitting in the attacker block and obstructing the defender by the sitting attacker। receding यानी कि पीछे, पाछा जवड़ू, पाछा जाओ, पीछे जाना है उसका, ये सिंबल है, पूरा बॉडी को घुमाकर जिस दिशा में उसको भेजना है उस दिशा में थंब के साथ पीछे की तरफ ऐसे दिखाना है। गेटिंग अप अर्ली एंड अटरिंग खो बिफोर टचिंग द सिटिंग अटैकर, ये एक सिंपल है। गेटिंग अप अर्ली यानी कि जो सिटिंग अटैकर बैठा है, अगर उसको ऐसा लगे कि मुझे खो मिल रहा है, तो वो जल्दी से स्टार्ट ले लेगा, जल्दी से खड़ा हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। तो अर्ली की निशानी ये है, ये हाथ रख के ऊपर की तरफ ले जाना है। अंपायर्स, रेफरी शॉट ब्लोइंग द विसल साथ में बजाएंगे, विसल भी बजेगी और साथ में एक्शन भी करनी पड़ेगी, ताकि अटैकर को पता चले कि मेरा गेटिंग अप अर्ली का फाउल है, या तो अटरिंग खो बिफोर टचिंग द सिटिंग अटैकर, यानी कि दूर से खो बोलना, दूर से खो बोलते हैं स्पर्श नहीं होता और खो बोल दिया, तो पहले ये सिंबल था, अभी अल्टीमेट खो खो में ये चेंज हो गया है, सेम, ये दोनों गेटिंग अप अर्ली एंड अटरिंग खो बिफोर द टचिंग द सिटिंग अटैकर, उसका सेम सिंबल हो गया है ये वाला। डन, ओके। बाउंड्री आउट और आउट ऑफ फील्ड, बाउंड्री आउट और आउट ऑफ फील्ड सेम, ऐसे कि डिफेंडर है वो बाउंड्री आउट हो गया और आउट ऑफ फील्ड हो गया है। इम्प्रॉपर अटरिंग खो एंड खो और अदर सिमिलर वर्ड अटर बाय द अटैकर। इम्प्रॉपर अटैकिंग खो यानी कि खो शब्द को सही तरीके से नहीं बोलना, उसकी सिंबल ये है, शॉर्ट ब्लोइंग ऑफ द विसल कंटिन्यूअसली एंड द फर्स्ट इंडेक्स फिंगर टू शो इन फ्रंट ऑफ लिप्स, या लाइक दिस। ओके, इम्प्रॉपर अटरिंग खो एंड खो और अदर सिमिलर वर्ड्स अटर्ड बाय द अटैकर, ये है सिंबल उसका। 11, खो नॉट गिवन आफ्टर टचिंग द सीटिंग अटैकर नियरेस्ट टू द पोस्ट, फर्स्ट एंड सिक्स, मैंने आगे की स्लाइड्स में भी कहा है कि पहला और छठे अटैकिंग ब्लॉक्स में जो सिटिंग अटैकर बैठे हैं, वहां पर अगर एक्टिव अटैकर उसको स्पर्श करता है और खो नहीं देता है, तो यह सिंबल है, ये सिग्नल दिया जाएगा फाउल का कि ये फाउल है, ये फाउल का सिंबल दिया जाएगा। चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन यानी कि पोस्ट लाइन है, पोस्ट लाइन को क्रॉस नहीं करना, डाइव लगाने के बाद पूरा शरीर घूम जाना, उसकी निशानी ये है। शॉर्ट ब्लोइंग ऑफ द कंटिन्यूअसली विसल एंड जो पाम है उसको ऐसे घुमाना है, ये है चेंज ऑफ डायरेक्शन की सिग्नल्स। विसल कैसे बजाते हैं? ब्लोइंग द विसल्स, अगर टूर्नामेंट में टूर्नामेंट शुरू करनी है, टूर्नामेंट शुरू करनी है
तो एक हाथ में स्टॉप वॉच, दूसरा हाथ पोस्ट की तरफ से लेकर मध्य की तरफ को आगे लाना है और विसल बजानी है। ये मैच स्टार्ट की, ये मैच स्टॉप की, ये आउट की और फाउल्स की। जो फाउल्स की जो विसल है वो शॉर्ट ब्लोइंग द विसल एंड कंटिन्यूअस बजेगी। जय हिंद। देखो देखो, खो दे खो दे, देखो देखो, खो दे खो दे। नाउ with a new chapter of Coco Film. Meet you again. धन्यवाद धन्यवाद।